So, welcome in Tech and Global Podcast. Today, we have a very eminent personality, Dr. Sajjan Singh Yadav. Author and bureaucrat Sajjan Singh Yadav is a 1995 batch Indian Administrative Service Officer at MGUAT. His latest book, titled India Vaccine Growth Story From Cockpox to Vaccine Maitri, is a national bestseller and has been translated into published in Spanish as well as 16 Indian languages. He has also extensively published in reputed international and national journals and magazines and newspapers. Mr. Yadav earned his doctorate in public health from prestigious London School of Hygiene and Tropical Medicine, a master's in public policy from University of Minnesota, USA, and an MBA from Faculty of Management Studies, Delhi University. He is currently Additional Secretary in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India. Yadav are rich of diverse experience of 30 years in policy formation and implementation, as well as in senior leadership position in the Government of India and state government. So we welcome him in Tycoon Gold podcast, and we are looking forward to have a very amazing and wonderful conversation with him. So welcome. Thank you very much, sir. Thank you. So, sir, you have, it's been more than 30 years. So how have you started with IAS preparation, and how this remarkable journey has started basically? देखिए, प्रिपरेशन जो आई थिंक जो सिविल सर्विसेज का कीड़ा होता है ना, द बग, आई थिंक दैट कम्स वेरी अर्ली. सो मेरे को भी लगता है कि मैं बहुत पहले से ही, जब मैं स्कूल में था, आई वुड से, उस समय मैं देखता था ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी हमारी, एक ही मैगजीन थी उस समय में, ज़्यादातर वही पढ़ते थे लोग, और उसमें टॉपर्स के फोटो आते थे जो सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर है, और उनके इंटरव्यू भी अंदर आते थे. तो उनको पढ़ के मेरे को लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में और जानना चाहिए, कौन है ये लोग, क्या करते हैं जो मैगजीन के टॉप पे रहते हैं. तो धीरे धीरे IAS के बारे में जाना, सिविल सर्विसेज के बारे में जाना, फिर कॉलेज टाइम में और मैंने इसके बारे में पढ़ा. और कॉलेज में भी, जैसे मैं तो हरियाणा से हूँ, वहाँ भी ये बोलते हैं, कुछ भी कोई ज़्यादा ज्ञान देता है या कुछ अथॉरिटी दिखाता है तो बोलते हैं तो क्या डीसी लगा हुआ है. तो हमने सोचा कि ये डीसी क्या होता है, जरा पता करते हैं. डीसी कौन होता है जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो इतना पावरफुल है, या जिसका लोग हमेशा बोलते हैं कि क्या डीसी लगा है. तो उससे धीरे धीरे वो फिर एक फर्मनेस आती गई डिसीजन में कि यही काम करना है, यही कैरियर चॉइस है, इसमें बहुत मौका मिलेगा लोगों के लिए काम करने का, बहुत अच्छा, बाकी भी जॉब सेटिस्फेक्शन भी है. तो फिर मैंने ये तैयारी कॉलेज के फाइनल ईयर में कहूँगा, इंटर्नशिप हमारी होती है, इंटर्नशिप के दौरान मैंने शुरू की. और फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन 1995 में हो गया. तो सर, अभी आपने जो एक बुक लिखी है, स्केलिंग माउंट UPSC, देयर आर मेनी स्टोरीज इन इट एंड दे वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज, बेसिकली 7 स्टोरीज. तो वो जो स्टोरी है, वो कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको रेजोनेट करती है? देखिए, ये तो वैसे ही हो गया ना कि आपके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में कौन सा अच्छा है. तो ये 7 बच्चों की स्टोरी है इस बुक में, और 7 ही बहुत ही अच्छी हैं, बहुत इंस्पायरिंग है. अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड के हैं, बहुत ही, जैसे आसपास आप बच्चे देखते हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट पढ़ने वाले बच्चे हैं, वैसे वाले बच्चे हैं. पर फिर भी स्पेशली 2 स्टोरीज ऐसी हैं जो मैं, जिनका ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. प्लीज सर. एक स्टोरी इसमें है अंजलि शर्मा की. अंजलि शर्मा एक लड़की है, नॉर्मल लड़की थी, जो बिहार में पैदा हुई. उसके पापा सिक्किम में एक फैक्ट्री में छोटे से वर्कर हैं, लेबरर ही मैं बोलूँगा, बहुत लोअर लेवल पे काम करते हैं. और वो लड़की सिक्किम में ही पढ़ती थी, वहाँ पे केवी में पढ़ती थी. और क्लास 10th में ऐसा हुआ कि उसकी अचानक कुछ बीमारी हुई और दोनों आंखें चली गई. सो ये एक बहुत बड़ा एक मोड़ मैं बोलूँगा, बहुत बड़ा अंधकार उसकी ज़िंदगी में आया. आप भी देखिए, अभी हम बैठे हैं, सब कुछ बड़ा कलरफुल अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन अचानक आपकी आंखें दोनों चली जाएं, कुछ नहीं दिखे, टोटल ब्लैकआउट हो जाए, तो मतलब वो तो लगेगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डिपेंडेंट हो गए सब पे. तो लेकिन उस लड़की ने, हालांकि ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ, बहुत शौक उसको लगा, लेकिन उसको ज़्यादा दिन वो दुख में नहीं रही.
उसका वो रिजॉल्व था, उसका एक रेजिलियंस था कि मेरे को अपने किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे को अपना खुद पे काम करना है। तो उस लड़की ने फिर क्लास 11-12 की। कैसे की? वो केवल सुन सुन के पढ़ती थी, क्योंकि आंखें तो चलेगी, किताब तो पढ़ नहीं सकती है। तो वो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पापा मम्मी को रिक्वेस्ट करती, मेरे को लेसन पढ़ के सुना दो। उसको याद करती थी, फिर स्क्राइब की मदद से लिखती थी। इसी तरह उसने कॉलेज भी किया। फिर जब डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज देना है, उस समय उसको लगा कि इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे करूँगी। वो पढ़ तो सकते नहीं, कोई भी आदमी पढ़ पढ़ के इतना सिलेबस नहीं उसको सुना सकता है, याद करना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर उसने यूट्यूब की मदद से, यूट्यूब में सारी जानकारी ली, कैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, और वहीं से लेक्चर ढूंढ ढूंढ के उसने अपने भाई बहन की मदद से पढ़ाई की। और पहले बिहार सिविल सर्विसेज में वो सफल हुई, उसके बाद शी गॉट इनटू IAS। सो ये स्टोरी दिखाती है कि आप कितनी भी एडवर्स सिचुएशन में क्यों नहीं पहुंच जाएं, कितना भी दुख का पहाड़ क्यों नहीं टूट पड़े आपके ऊपर, कितना भी आपके सामने फॉर्मिडेबल चैलेंज हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप में वो जुनून है कि मेरे को यही अचीव करना है, और आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कोई और काम हो, उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो अंजलि की स्टोरी जो है सभी के लिए प्रेरणा है। सभी, चाहे कोई सिविल सर्विसेज दे रहा हो, चाहे कोई दूसरी कैरियर चॉइस किसी ने की है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक आई वुड से मोटिवेशन है। सेकंड और एक और स्टोरी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और उससे मैं पर्सनली भी उस बच्चे से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे को और भी थोड़ा अपनापन लगता है। ये भरत सिंह की स्टोरी है। भरत सिंह जो है एक IAS ऑफिसर के घर के साथ जो अटैच्ड क्वार्टर्स होते हैं, जिनको हम सर्वेंट क्वार्टर या हेल्प के क्वार्टर बोलते हैं, उसमें पैदा हुआ। उसकी मदर जो थी वो डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब दीदी जो हम बोलते हैं, कोई मेड बोलता है, वो थी। और कुछ साल वो मेरे घर में भी रहा, जो मेरे घर के साथ में पीछे क्वार्टर्स होते हैं, उसमें भी वो बच्चा रहा। और वहाँ से उठ के उस बच्चे ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, बहुत सारा संघर्ष भी उसके पीछे छिपा है। तो पहले वो बच्चा पढ़ पढ़ के खूब पढ़ता था, मैं भी देखता था उसको पढ़ते हुए, घंटों पढ़ता था, फोकस था। पहले वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी गया, जहाँ उसने ये BTech की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जॉब भी मिल गई उसको टाटा मोटर्स में, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि ये मेरा करियर चॉइस फाइनल नहीं है, ये एक पड़ाव है, इंटरिम है, इससे आगे जंप मारना है, एक सीढ़ी आ गई, अब उसके ऊपर छलांग लगानी है। तो उस स्टेज पे उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। देखिए, एक सर्वेंट क्वार्टर में आप पैदा हुए हैं, उसके बाद इंजीनियर बन गए, टाटा मोटर्स जैसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, एक बड़ा मुकाम मिल गया, तो बहुत लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अरे बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन उसने वो सेटिस्फाई उससे नहीं हुआ। दूसरी बात, उसने रिस्क लेके वो जॉब छोड़ दी। इतना बड़ा रिस्क है कि इतनी मुश्किल से जॉब मिली है, इतनी अच्छी जॉब मिली है, वो जॉब छोड़ के उसने फुल टाइम तैयारी की। 1-2 बार असफल भी हुआ, लेकिन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। तो आप देखिए, ये कितने लाखों बच्चों के लिए ये बच्चा इंस्पिरेशन है कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, आपको कोचिंग नहीं करा सकते हैं, आपको ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने अपने दम पे इतना मेहनत की, इस अपने दम पे इतना वो कॉन्फिडेंस लाया। उस लेवल से आप देखें तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लाना कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, जहाँ बहुत सारे रिसोर्सफुल, बहुत सारे इंटेलिजेंट, बहुत सारे अच्छे जिनके पास सुविधाएं हैं बच्चे, वो भी कंपटीशन में है, लेकिन उसने उस कंपटीशन को जीता। तो ये 2 स्टोरी, बाकी भी बहुत अच्छी है, अगर मैं सुनाने लगूंगा तो आपका पॉडकास्ट उसी में खत्म हो जाएगा, बट ये 2 स्टोरी बहुत मेरे को अच्छी लगती हैं, और बहुत ये हमारे लाखों हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा की। So sir, you have been into multiple position and localities like Arunachal Pradesh, then finance, then health. So how these particular experiences has got into your better administration, or you can say policy making? कैसे आपका ये experience काम आया? Basically, it's very diverse. Like I would say, ये तो मैं कहूँगा ये ब्यूटी है
आईएएस की जॉब की कि इतना सारा डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है, इतने अच्छे प्लानिंग से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ग्रूम करती है, मैं कहूँगा इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो ये सारा सिस्टम है कि हम शुरू करते हैं फील्ड लेवल से। फील्ड लेवल में आपको पहले ट्रेनिंग होगा 2 साल की, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग होती है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो बिल्कुल फील्ड में किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट के रिमोट सब डिवीजन में लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, बहुत सारा काम फील्ड लेवल पे होता है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, कई जगह डीसी बोलते हैं जो हरियाणा में बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, डीएम बोलते हैं बिहार में, या कलेक्टर बोलते हैं राजस्थान में, गुजरात में। तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा कैनवास होता है। वो करने के बाद आप फिर स्टेट हेडक्वार्टर चले जाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा पॉलिसी बनाना सीखते हैं, वहाँ पे गाइडलाइन बनाना सीखते हैं और जो सेक्रेटेरिएट का काम सीखते हैं। फिर वापस फील्ड में आ जाते हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट में किसी में। उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट चले जाते हैं, जहाँ सेक्रेटरी का काम, स्टेट में गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आज आप हेल्थ में हैं, अगले दिन पीडब्ल्यूडी में है, तीसरे दिन पावर में है, चौथे दिन सोशल वेलफेयर में। तो अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं, जिससे हर जिम्मेदारी कुछ ना कुछ सिखाती है। हर जिम्मेदारी में आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके इंटरफेस लोगों के साथ बढ़ते जाते हैं, और बीच में आप डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकते हैं। मैं भी आया था, हेल्थ मिनिस्ट्री में था, पहले हैवी इंडस्ट्रीज में था, कॉर्पोरेट अफेयर्स में था। तो ये जो एक बहुत ही अच्छा मिक्स है फील्ड का और पॉलिसी मेकिंग का, प्लस डिफरेंट डिपार्टमेंट का, उससे आपका पर्सपेक्टिव शेप होता है। आप एज ए पर्सन ग्रो करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है, आपका सोचने का तरीका चेंज होता है। तो फिर आप धीरे धीरे उन जिम्मेदारियों को लेने लग जाते हैं जो जिम्मेदारी आपकी ब्रॉडर थिंकिंग पे है, पॉलिसी मेकिंग पे है। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से रणनीति, मैं बोलूँगा के तहत इस तरह का स्ट्रक्चर है आईएएस का कि आप जमीन से लेके बिल्कुल आप भारत सरकार तक, मैं बोलूँगा आसमानी है भारत सरकार, वहाँ तक आप सारा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। सर, आपकी इससे पहले एक बुक आई थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, और वो बहुत ही बेस्ट सेलर रही और बहुत ही नए आयाम क्रिएट कर लिए। तो बेसिकली क्या उस पर्टिकुलर बुक से आपने कुछ यानी कि कुछ चेंज करना चाहा, या फिर क्या पर्टिकुलर उद्देश्य था उस बुक का, और क्या वो वाकई ही उस उद्देश्य पे खरी उतरी? बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा कि वैक्सीन के क्षेत्र में लोगों को नहीं पता है कि हमारे देश की क्या अचीवमेंट रही है। हमारा देश 62% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन बनाता है। हर 3 में से 2 जो वैक्सीन वर्ल्ड में नहीं, भारत में नहीं, जो पूरे वर्ल्ड में बच्चों को लगते हैं, वो मेड इन इंडिया वैक्सीन होता है। तो इतने बड़े लीडर हैं, मतलब बहुत ही डिस्टेंट लीडर हैं हम लोग, बाकी लोग हमसे बहुत पीछे हैं। इतना हमारा आगे प्रगति हुई है, तो इसको बहुत जरूरी था लोगों को बताना। और दूसरा साथ साथ यही पर्पस नहीं था कि भारत ने क्या अचीव किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत आत्मनिर्भर भी हैं, बल्कि हम वर्ल्ड की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके और भी बहुत सारे पर्पस थे। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीमारी को रोकने के लिए, बिकॉज प्रिवेंटिव मेडिसिन है ये, पब्लिक हेल्थ का जो बोलूँगा मेडिसिन है। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जो बीमारी वैक्सीन ने ख़त्म कर दी है वो कितनी भयंकर होती थी। अभी आपने रिसेंटली तो कोविड देखा, कोविड से हम क्यों लड़ पाए? केवल वैक्सीन के कारण लड़ पाए। उससे पहले अगर हम जाते हैं, स्मॉल पॉक्स होता था, राइट, तो कोविड से भी 10 गुना भयंकर बीमारी थी। अगर लोगों को पता नहीं है, 30% लोगों की डेथ होती थी जिसमें स्मॉल पॉक्स हो गया, और उससे लगभग हर आदमी डिसफिगर हो जाता था, इतने बड़े बड़े दाग हो जाते थे। केवल वैक्सीन के कारण हमने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया, इरेडिकेट कर दिया, अब नहीं दिखती है। पोलियो बहुत भयंकर बीमारी थी। पोलियो में आप हाथ पैर पैरालिसिस हो जाते थे, वो तो आपने सुना होगा। लंग्स पैरालिसिस हो जाते थे, सांस नहीं ले सकते हैं, और ऐसे लाखों बच्चों की डेथ होती थी पोलियो से। तो इन सब बीमारियों को वैक्सीन ने ही ख़त्म किया। तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि वैक्सीन की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हर वैक्सीन के डेवलपमेंट के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हैं साइंटिस्ट के, बहुत सारा काम हुआ है। तो उसको मैंने स्टोरी फॉर्म में इस बुक में
उसमें लाया हूँ मैं, ताकि लोग पढ़ें एक इंटरेस्टिंग वे में कि वैक्सीन कैसे डेवलप हुए, उनका क्या रोल था और हमारे देश ने क्या काम किया, क्या अचीवमेंट रही, चाहे वो वैक्सीन बनाने में हो, चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी में हो, जो कि पूरा वर्ल्ड को हमने कोविड के टाइम वैक्सीन सप्लाई किया, या वैक्सीन लीडरशिप के बारे में। तो सर, दिस काइंड ऑफ अ बुक, हाउ इट गॉट ओरिजिनेटेड, बेसिक द आइडिया ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ बुक, ये कैसे आया? क्या ये कोविड के टाइम पर आया था या उससे पहले, या कोविड हो चुका था उसके बाद? नहीं, डेफिनेटली कोविड के टाइम पे ही आया था, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट बहुत था इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में। हर कोई उस समय वैक्सीन की बात कर रहा था। तो ये आइडिया जो मेरा डिस्कस हुआ था, ये मेरे को याद है कि अप्रैल 2021 में, उस समय कोविड की फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, सेकंड वेव शुरू होने वाली थी, वैक्सीन जस्ट आए थे, तो हर कोई वैक्सीन ढूंढ रहा था। तो मेरे को लगा कि वैक्सीन के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। और जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मेरे को इतनी सारी स्टोरीज मिली लिटरेचर में, इतना सारा इंडिया की अचीवमेंट्स मिली, तो मेरे को लगा कि ये तो बताना चाहिए वर्ल्ड को और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बताना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन और हमने क्या क्या किया है वैक्सीनेशन में। राइट। तो सर, आपकी जो अभी करंट बुक है उसमें लास्ट हर एक पर्टिकुलर स्टोरी के बाद एक टेक अवेज है। बिल्कुल, है ना? वो क्यों, आप उसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, और वो टेक अवे क्या हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो आईएएस के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी के लिए हो सकता है? नहीं, आपने बहुत अच्छे से बुक पढ़ी है लगता है, तो पूरा आपको पता है। देखिए, इस बुक के दो पर्पस हैं मेरे लिखने के ना, एक है मोटिवेशन, दूसरा है गाइडेंस। जी। तो आप देखिए कि ये एक तरह का क्रेज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना, और हर साल करीब 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए, लेकिन उसमें से आधे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे ही नहीं जाते। अब 25 तारीख को एग्जाम है, देखना 6 लाख बच्चे जाएंगे एग्जाम देने, 6 लाख हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि मैं जाके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठूं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा, उनके पास वो गाइडेंस ही नहीं है, वो मोटिवेशन ही इतना नहीं है कि वो जाके दें। तो इसके पीछे पर्पस है कि एक तो ये 7 बच्चों की स्टोरी बताना। ये 7 बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के, कोई कश्मीर के रिमोट गांव का बच्चा है, एक कोई जूनियर क्लर्क है केरला में, एक मैंने जैसे बताया ब्लाइंड गर्ल है हमारी जो देख नहीं पाती है, अंजलि शर्मा, हाँ, एक कश्मीर का मैंने बताया है, हाँ, एक भरत सिंह है जो सर्वेंट क्वार्टर में हुए और वहां से उठ के इतना आगे तक पहुंचा है, एक बिहार का बच्चा है बहुत ही नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड का, सत्यम गांधी, एक जयपुर में राजस्थान से है जो आईआईटी करके अमेरिका जाके वापस आया, एक श्रुति शर्मा है जो दिल्ली में ही कैलाश कॉलोनी में रहती थी, जो नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे हमारे होते हैं। तो इन बच्चों को ये एक रोल मॉडल है, इन बच्चों की स्टोरी पढ़ के बहुत बच्चे मोटिवेट होंगे, बहुत बच्चे इनको पढ़ के, चाहे वो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई भी करियर में सफल होना है, ये स्टोरी वैसी है जो उनको मोटिवेट करेंगे। तो ये तो था पहला पर्पस कि मोटिवेशन। दूसरा है गाइडेंस, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है। मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी सिविल्स की, मेरे को नहीं पता था क्या पढ़ना है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितनी स्टेजेस ऑफ एग्जाम होती हैं, तो वो गाइडेंस एकदम से नहीं मिलती है। तो ये जो इसमें बुक में 2 चीजें हैं, एक तो है जो हर चैप्टर के बाद, हर स्टोरी के बाद टेक अवे हैं, वो काफी हद तक जनरल टेक अवे हैं जिसको कोई भी किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकता है। तो वो उस स्टोरी से क्या निकल के आता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ये टेक अवे वैसे हैं कि इस स्टोरी को पढ़ के आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। So while preparing for any competitive exam, yes, you have to just keep these things in mind which you have written in the takeaways. Not only competitive exam, while pursuing any dream. Okay. So while pursuing any dream, you have to take care of these or imbibe these things so that you will be successful. और इसमें एक और लास्ट चैप्टर है जो सिविल सर्विस स्पेसिफिक है। वो लास्ट चैप्टर का टाइटल है बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर द सक्सेस मंत्रास। ये वो चैप्टर है जो इन 7 बच्चों की स्ट्रेटेजी का जिस्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि हर स्टेज ऑफ एग्जाम में आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, कौन से
स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, ऐसी जो हजारों बातें हैं जो हमारे बच्चों को, फ्यूचर एस्पिरेंट को मोटिवेट भी करेंगे और उनको गाइड करेंगे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो एक चैप्टर पढ़ लें तो उनको पूरा आइडिया हो जाएगा। सो सर, आई हैव ऑल्सो सीन द लॉन्च, बेसिकली अ बुक लॉन्च। तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि ये बुक वाकई बेस्टसेलर तो होगी, बट मुझे एक और चीज लगा कि ये वर्जन 1 है और वर्जन 2 भी आने वाला है। तो सर ऐसा कुछ है क्या कि भाई स्केलिंग माउंट यूपीएससी वर्जन 2 आ रहा है, उसमें कुछ अनेक कहानियां होंगी या कुछ और कुछ मसाला आने वाला है सर इसके लिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल मसाला मूवी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सच्ची स्टोरी है। दीज आर बायोग्राफीज। और देखिए जब आप ये जो एस्पिरेंट्स का जो ग्रुप है, चाहे मैं था, मेरे से शुरू कर रहे हैं और आज तक, वो सब का स्टोरी उसमें से 80% की सिमिलर स्टोरीज हैं। जो स्टोरी मैंने ये 7 लिखी हैं, ये एक तरह से सैंपल हैं। जब आप देखते हैं चावल बन गए कि नहीं, तो 2 चावल उठा के देख लेते हैं ना, तो ये वो 2 चावल हैं जो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये स्टोरी ही सालों साल तक बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करेंगे। ये मेरी अभी कोई और प्लान नहीं है कि एक और बुक लिखना है। अगर मैं कोई बुक लिखूंगा तो किसी और टॉपिक पे लिखूंगा वापस। हाँ, आई नो सर, यू आर वेरी different and variant in thinking also. So one more thing that you have spent 30 years till now. Yes. So what is the takeaway of your public services? Like you have contributed a lot, and probably you must have learned a lot. You must absorb lots many good things. So what is your thinking and what is your takeaway of your whole 30 years of contribution in India and public service, sir? पहले तो अगर आप हमारी सर्विस की बात करते हैं, आईएएस की बात करते हैं, तो आज 30 साल हो गए मेरे को इस सर्विस में आए। आज भी मैं यही कहूँगा कि इससे बढ़िया सर्विस कोई नहीं है इंडिया में या वर्ल्ड में। इसलिए नहीं कि इसके साथ कुछ पर्क्स अटैच्ड हैं, या इसलिए नहीं कि कुछ पावर अटैच्ड हैं, या पब्लिक परसेप्शन में ये थोड़ा हाई है, बल्कि इसलिए कि जितना काम करने की अपॉर्चुनिटी इस सर्विस में मिलती हैं, जितने काम करने के संसाधन, रिसोर्सेज इस सर्विस में मिलते हैं, वो कहीं पे भी नहीं है। अगर आप देखें, स्टार्टिंग में वापस आता हूँ कि हमारे जो सिविल सर्विस में आईएएस में बच्चा सेलेक्ट होता है, तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एसडीएम बनता है, उसके बाद 4 साल की बाद कलेक्टर बनता है। एसडीएम कलेक्टर के पास ही इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, इतने सारे उनके पास पावर्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, या कोई और डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, लैंड रिकॉर्ड है, रेवेन्यू कोर्ट के केसेस हैं, जिससे पब्लिक की इतनी सारी सेवा हो सकती है। आपके पास इतना मैन पावर है डिस्ट्रिक्ट में जिसको आप लगा सकते हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चर का भी है, पीडब्ल्यूडी का भी है, इलेक्ट्रिकल वाला भी है, तो इतना सारा डेवलपमेंट जो आप अपने एरिया में कर सकते हो, इतने सारे लोगों की लाइफ में जो चेंज ला सकते हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करना है, एजुकेशन इम्प्रूव करना है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी कोई और कैरियर नहीं देता है। तो मेरा टेक अवे यही है कि this is the best service in terms of serving the people of India. Second, जो बच्चे ये सोच के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत पावर है इसमें, बहुत इसमें पर्क्स हैं, तो उससे मोटिवेट होके आप कर रहे हैं तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आपको उससे मोटिवेट नहीं होना है, ये तो इंसिडेंटल है, ये तो ट्रांजिएंट है, ये आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मेन आपका अट्रैक्शन होना चाहिए कि आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हो, आप पब्लिक के लिए कितना काम कर सकते हो। अगर आप उससे मोटिवेटेड हैं, पब्लिक सर्विस से मोटिवेटेड हैं, सोशल सर्विस के एंगल से मोटिवेटेड हैं, तब आपके लिए ये राइट चॉइस है। अगर आप मोटिवेटेड हैं उसकी चकाचौंध से, जो आजकल बहुत हाइप कर देते हैं यूट्यूब पे और पॉडकास्ट में, तो आप बिल्कुल तैयारी मत करिए। सर एक मेटाफोर है माउंट यूपीएससी। सर ये नाम कैसे आया आपके जहन में, और ये इतना कैची नाम है कि इतना कैची शीर्षक है कि कोई भी देखेगा ना तो उसकी में एक क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें है क्या बेसिकली। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो टफेस्ट पीक है वर्ल्ड में ना, हाईएस्ट भी है, टफेस्ट भी है, एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है।
राइट। और जो क्वालिटी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में चाहिए, मेरे को लगता है कि वही क्वालिटी यूपीएससी क्रैक करने के लिए भी चाहिए। राइट। चाहे वो एक बड़ा सपना देखने की बात हो कि मेरे को उस ऊंचाई पर जाना है। ऊंचाई दोनों है, मेटाफोर भी है और एक्चुअल भी है। माउंट एवरेस्ट में आप एक्चुअली चढ़ते हैं, इसमें आप वो ऊंचाई इन टर्म्स ऑफ टफनेस है। दूसरा, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट पे सीधा जाके आप नहीं चढ़ सकते, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सेम आपको सिविल सर्विसेज यूपीएससी में क्रैक करने के लिए भी करनी पड़ेगी ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटजी, बोथ आर वेरी सिमिलर। ठीक है, उसमें एक फिजिकल आपका एंड्योरेंस है, इसमें आपका मेंटल एंड्योरेंस है। उसमें आपको फिजिकली तैयारी करनी है आपको फिट होने के लिए, इसमें आपको मेंटली तैयारी करनी है। पर वही आपको एक जुनून के साथ करना पड़ेगा। अगर जुनून नहीं है तो आप माउंट एवरेस्ट क्या, माउंट कोई भी माउंट नहीं चढ़ सकते हैं। तो वैसे ही आपको यूपीएससी में भी लगेगा। इसलिए मैंने रखा कि दिस इज माउंट यूपीएससी इक्वल टू माउंट एवरेस्ट। सर, यू हैव ऑल्सो गॉट एन अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। तो उसके बारे में बताइए कि सर उसके पीछे क्या, व्हाट कंट्रीब्यूट यू हैव एंड हाउ डिड यू गेट दिस काइंड ऑफ अ नेशनल अवार्ड बेसिकली? थोड़ा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है ये डीओपीटी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, हर साल नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड देती है। उसका पर्पस भी यह है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ई गवर्नेंस को कितना इनोवेटिवली और कितना एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो ये जब मैं दमन दीव दादरा नगर हवेली में पोस्टेड था, उस समय हमने एक ई आरोग्य सिस्टम बनाया था। उस ई आरोग्य में था कि सारी जो पूरे यूनियन टेरिटरी में हेल्थ सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और जो भी मॉडर्न आपका वेब बेस्ड सर्विसेज लोगों को देना है, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी है, कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, बेड हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स भी उसी में हमने समाहित किए थे। या लाइक हेल्थ इंडिकेटर आप समझेंगे तो एनीमिया का प्रेवलेंस कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, कौन सी बीमारी प्रेवलेंट है उस एरिया में, सीजनल बीमारियां कौन सी हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए कैसे हम एडवांस में काम कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था हेल्थ सर्विस डिलीवरी का और हेल्थ सिस्टम मॉनिटरिंग का। तो उस ई आरोग्य के लिए हमको ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था। तो बहुत अच्छा है, इस तरह से मोटिवेट लोग होते हैं और काम करने के लिए। सर, one more thing that you have also been in rural districts basically in many Yes. of the places. So आपने जो रूरल डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और उसको आप अभी जो आपकी पॉलिसीज हैं तो उससे कैसे देखते हैं? लाइक हाउ डू यू सी, आर यू एबल टू लुक अपॉन कि जो आपने वहाँ काम किया है वो एक्चुअल इफेक्टिव है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? तो टेक्नोलॉजी को कैसे आपने कनेक्ट किया है बेसिकली? नहीं, टेक्नोलॉजी पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं फिर वही आता हूँ कि जो मैंने बताया कि आईएएस एज ए सर्विस कैसे शेप अप होता है करियर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड में काम करना। राइट। तो मैं तो फील्ड में रहा हूँ, तो वो ऐसी जगह पे रहा हूँ अरुणाचल में जहाँ पे आपका तहसील जिसको आप बोलते हैं या ब्लॉक हेडक्वार्टर बोलते हैं, उसमें पहुंचने के लिए 3 दिन पैदल चलना पड़ता था। आप टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए। हालांकि पुरानी बात है, लेकिन फिर भी अभी भी होंगे वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर जहाँ पे आपको फुट मार्च पे जाना है, और वहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं नापते थे। जब हम किसी को भेजते थे विजिट पे कि तुमको 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाना है, वो नापते थे कि कितने दिन में पहुँचेगा। माय गॉड। तो वहां पे जब आप काम करते हैं, कौन से ईयर की बात है सर ये तो है 99 2000 में। तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मैं था। वहाँ पे हमारे 2-3 ऐसे सर्कल बोलते हैं वहाँ पे तहसील को, सर्कल हेडक्वार्टर्स थे जहाँ पे आपको कई दिन में पैदल जाने में आप पहुँचते थे। वहाँ पे रोड नहीं होते थे, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं पहुँचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पब्लिक की परेशानियां जानना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऐसे नहीं आज कल आप जो देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया या फोन कर दिया, नहीं, वहाँ पे लोग भी अगर आपसे मिलने आएंगे तो 1-2 दिन पैदल चल के आएंगे। आपको भी जाना है तो पैदल चल के जाना है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो वहाँ आप एक्चुअल लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हो, इंटीरियर में क्या पॉलिसी की ज़रूरत है, क्या इंटीरियर एरियाज में कमियां हैं,
वो सब जानते हो। तो वो वहाँ से जाना, वो बहुत पर्सपेक्टिव बड़ा ब्रॉडन हुआ आपका, आप एम्पैथाइज भी करते हो लोगों से, एक्चुअल सिचुएशन की भी समझ होती है। फिर धीरे धीरे मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ अलग चैलेंजेस। तवांग में मैं था एज डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड 2 साल में, 2 साल रहा पे, तो वो एक अलग है बॉर्डर एरिया। आर्मी के साथ कैसे लाइजन करना है, आर्मी की जवान्स की क्या प्रॉब्लम है, उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, आर्मी के साथ मिलके सिविलियन पॉपुलेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये सारी आपकी लर्निंग होती हैं जो धीरे धीरे आप फिर सीखते हो। तो वो सारी लर्निंग लेके जब आप स्टेट हेडक्वार्टर में जाते हैं, या फिर मैं भारत सरकार में आया, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं जो फील्ड से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉलिसी आप बनाते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं भारत सरकार में या राज्य सरकार में, जब तक आपका फील्ड से कनेक्शन नहीं है, जब तक आपको फील्ड रियलिटी नहीं पता है, आप अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे जो फील्ड एक्सपीरियंस हैं आपको तैयार करते हैं कि you make good policies, you make policies which are needed by the people, which will have impact on the ground, which will bring a change in their lives. So sir, those particular e-governance model which you have developed in Daman and Diu, have you incorporate some other state also, और कहीं और आपने कहीं इसको रेप्लिकेट किया हो? बिल्कुल, वो तो हमारा मॉडल इतना अच्छा था कि भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर में हमने कई सारे प्रेजेंटेशंस किए, और बाकी स्टेट्स ने भी, कई सारे स्टेट ने या यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया। सो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू एंटायर कंट्री, आई वुड से। तो सर, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते रहते हैं, उनके बारे में सर कुछ आपको कोई मैसेज देना हो, या फिर कोई आपकी तरफ से एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन लाइन व्हिच यू वांटेड टू कम्युनिकेट? एक ही मंत्र है कि कंपटीशन से डरो मत, घबराओ मत। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप डर गए तो वहीं खत्म हो गया कंपटीशन आपके लिए, कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज का, 6 लाख देने ही नहीं आते, तो वो तो कंपटीशन से ही डर गए ना। शॉकिंग नंबर एक्चुअली, वेरी शॉकिंग ना। सो वो तो कंपटीशन से डर गए। अगर आप घबरा गए, आप फेल होने से डर गए, क्योंकि हमें बहुत वो रहता है इनसिक्योरिटी कि हम कहीं फेल नहीं हो जाएं। अरे कौन ऐसा है जो फेल नहीं हुआ हो? मैं खुद फेल हुआ कई बार, मतलब सिविल सर्विसेज में एक बार फेल हुआ, लेकिन उससे पहले कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हुआ। और ये जो इस बुक में मेरी स्टोरीज हैं, उसमें से एक बच्चे को हम छोड़ देते हैं, 1-2 को, तो बाकी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। तो आपको फेल्योर से नहीं डरना है, आपको कंपटीशन से नहीं डरना है। आपको फेल हो गए तो कोई नहीं, उसको एक एडवांटेज की तरह यूज करिए। उसमें हमारी क्या कमियां रह गई, कौन सा टॉपिक हम नहीं पढ़ पाए, कौन सा एरिया हम टच नहीं कर पाए, क्या आंसर राइटिंग में हमारे कमियां हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी में कमियां हैं, उसको एनालाइज करो और दोबारा दूसरे जोर से लग जाओ। इसमें जैसे मैं आता हूँ फिर वापस कि वसीम अहमद भट्ट की स्टोरी है, जो कश्मीरी बच्चा, तो वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बहुत मेहनत की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। फिर उसको लगा कि नहीं, मेरे को IAS बनना है, तो सेकंड अटेम्प्ट देने गया प्रीलिम्स, क्योंकि हर बार पूरा प्रोसेस, तीनों प्रीलिम मेन इंटरव्यू करना पड़ता है। तो प्रीलिम देने गया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, होता है कि अरे मेरा तो सिलेक्शन ही हो गया, मेरा तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो प्रीलिम में फेल हो गया। ओह माय गॉड। इसलिए, लेकिन फेल होके फिर घबराया नहीं, फेल होके मतलब उसने रियलाइज किया कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं केयरलेस था, मैंने केयरलेस मिस्टेक्स की, इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर जोर से लग गया एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजी का, और थर्ड अटेम्प्ट में फिर 10th रैंक में आया। सो घबराना नहीं है, फेलियर से नहीं डरना है, यही मैसेज है लोगों के लिए। सर, जैसे आपने ये बुक लिखी, कितना टाइम लगा आपको बुक लिखने में, और कितनी रिसर्च लगी बेसिकली? देखिए, पहले 2-3 महीने तो रिसर्च लगी कि इस बुक में कौन लोग होने चाहिए। ऐसे तो हमारे सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिनकी बहुत सिमिलर स्टोरीज हैं, पर मैं एक तो ये चाहता था कि जो लेटेस्ट जिन्होंने क्लियर किया है UPSC, उनकी स्टोरी मैं लूँ। तो इसमें जो 2021, 22, 23 बैच के बच्चे हैं, उनकी स्टोरीज हैं। दूसरा, मैं चाहता था कि सभी एरियाज ऑफ द कंट्री का रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक कश्मीर का बच्चा है, एक केरला की बेटी है, एक आपको जैसे मैंने बताया सिक्किम से है, दूसरे यहाँ बिहार से हैं, UP से हैं, दिल्ली से है, राजस्थान से है, और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई इंजीनियर है, कोई ह्यूमैनिटीज से है। सो वो डाइवर्सिटी पूरा होना चाहिए। तो ये बच्चों के सिलेक्शन में मेरे को शुरू में 2-3 महीने लगे,
और उसके बाद इन बच्चों से मैंने एक एक बच्चे से करीब करीब मैं बोलूँगा 15 से 20 घंटे बात की और उससे उनकी पूरी लाइफ को जाना। ये केवल उनकी तैयारी की स्ट्रेटजी की बुक नहीं है कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे सिविल सर्विसेज पढ़ा, नहीं, ये उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है, बायोग्राफी है कि वो बच्चे कैसे थे, बचपन में कैसे थे, माहौल कैसा था, कॉलेज में कैसे थे। ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डर जाते हैं कि अरे सिविल सर्विस तो केवल जो टॉपर होता है वही करता है, नहीं, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, जो कभी फेल भी हो गए थे स्कूल में, वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद इसको बात करके बच्चों से, ये मेरे को करीब 1 साल इसमें लगा। तो सर इन ये बिजी शेड्यूल आप कैसे ये टाइम निकाल लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट के सर कुछ गुण बताइए सर हमें। देखिए, एक तो पैशन होना चाहिए, अपने आप टाइम निकल जाता है। दूसरा, आजकल हम बहुत और चीज़ों में टाइम खराब करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में लग के या फिर अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है या दूसरी चीज़ें आ गई, जो OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो जो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ही बढ़ गया है, जिससे हमारा बाकी टाइम कम हो गया। आप स्क्रीन टाइम को थोड़ा रैशनलाइज कर दीजिए तो आपको बाकी बहुत सारी चीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपने हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा। तो सर ऐसा कोई टॉपिक हो आने वाला हो 1 साल में, 2 साल में बुक लिखने का, तो कुछ सोचा अभी सर? मैंने सोचा नहीं, अभी मैं अभी सोच रहा हूँ, तो बहुत जल्दी शुरू करूँगा। No sir, I found that you are very inspiration, very to the point, and whatever you do, that is creating a huge wave, and it's a symbol of inspiration basically among youth and everyone. So we really thank you for coming in Tycoon Global podcast. It was really overwhelming that you are here and we are having a one-to-one session. It's been like, I think हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि ये सेशन हो जाए बेसिकली। नहीं, माय प्लेजर। वो थोड़ा काम के चक्कर में मैं नहीं आ पाया जल्दी। एंड सर थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर योर अमेजिंग बुक। मैंने पढ़ा इसको और मैं आई एम अ बुक लवर, तो मुझे बहुत शौक है पढ़ने का भी। तो स्केलिंग माउंट UPSC, इट्स ऑसम, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, नॉट ओनली फॉर UPSC एस्पिरेंट्स बट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली इंडिया आल्सो। A person he is staying in US, UK, he can also study. Inspirational book. It's an inspirational book basically. And I would just like to add that this is also available in other Indian languages. Okay sir. तो हिंदी में लक्ष्य UPSC के नाम से है, और बाकी में भी सिमिलर नाम है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में आ गई है, गुजराती में है, मराठी में है, असमीज में है, तो और भी भाषाओं में, बंगाली में आ गई है। तो ये कई सारी रीजनल लैंग्वेज में है। उसका पर्पस यही है कि जो बच्चे हमारे थोड़ा रूरल एरिया के हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, अपनी लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है। So thank you very much for thank you Sanjeev ji, thank you very much for inviting me to this podcast. I really loved being here. Thanks.